नमस्कार साथियों रजिस्ट्री करने पर कुछ नए नियमों के बारे में जान लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। कुछ नए नियम जो हैं वो जारी हुए गए हैं, तो 3 पॉइंटों पर बात करेंगे। पहले तो है सबसे ज़रूरी रजिस्ट्री संबंधी सावधानियां, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चेक करवाने के संबंध में। सेकंड जो है अपडेट मोबाइल नंबर ओटीपी संबंधित नए नियम, ठीक है ना। कुछ नए नियम इन पर भी आए हैं क्रेता विक्रेता को लेकर। और पैसा लेन देन संबंधी नियम, ये थोड़ा पुराना है लेकिन इसको भी इंक्लूड किए दे रहे हैं। हो सकता है आपने पिछले अपडेट्स रजिस्ट्री संबंधी ना देखे हों, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। और देखिए, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर पे कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कहीं प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि भाई ये प्रॉपर्टी सरकारी, डबल रजिस्ट्री, अंश यदि विक्रय विवादित या 14380, तो वो आप चेक करवा सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, सबसे फर्स्ट क्या है, रजिस्ट्री संबंधी सावधानी। अब इसके संबंध में जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 भी कहता है कि भाई आप क्या क्या सावधानी रखें। और इसके संबंध में जो आपका रजिस्ट्री विभाग है उसने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, ठीक है। अब कोई भी जमीन खरीदें, इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़े बिना मत खरीदें। मैं भाई साहब आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कितना भी खास व्यक्ति हो, आपका जमीन रजिस्ट्री करवा रहा है, तो आप इन नियमों को पढ़ लें। इन नियमों से मतलब है, इसमें सब बताया गया है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक करें भाई। और नीचे ये भी लिखा है नोट्स में कि अगर मान लीजिए कोई भी गलती हुई तो रजिस्ट्री विभाग कतई जिम्मेदार नहीं हुआ, ठीक है ना। आपका पूरा पैसा वेस्ट जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये आप देखिए, यहाँ पे 41-45 नहीं था, तो दाखिल खारिज कोर्ट ने जो है आदेश दिया, दाखिल खारिज रिजेक्ट किया जाता है। अब इन्हें परेशानी होगी, पैसा खर्च होगा, हो सकता है पूरा पैसा बर्बाद हो जाए। तो इसलिए आपको सावधानी रखा है। सीधा बात, इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही बताया गया है, ठीक है ना, पूरा। आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, जांच पड़ताल के लिए, ठीक है। अब ये हो गया भाई, डॉक्यूमेंट्स चेक करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं कि भाई ये जमीन सरकारी तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, 14380 मास्टर प्लान महायोजना, ठीक है, धारा 98 वगैरह का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करना है आपको, ठीक है। अब साथियों, सेकंड क्या है, मोबाइल नंबर ओटीपी से संबंधित कुछ नए नियम आए, वो आप समझ लीजिए। जैसे जैसे मैं आपको बता दूं क्या, जैसे मान लीजिए ए और बी व्यक्ति जमीन बेच रहे हैं, सी खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था साथियों कि पहले मोबाइल नंबर लिखा जाता था ओनली। ए का मोबाइल नंबर लिख दिया, बी का मोबाइल नंबर लिख दिया, सी का मोबाइल नंबर लिख दिया, आधार कार्ड नंबर भी डाल दिया, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, अब ए के नंबर पर एक नोटिफिकेशन आएगा, ओटीपी आएगा। बी के नंबर पे ओटीपी आएगा विक्रेता के नंबर पे। जब विक्रेता ये ओटीपी बता देंगे तभी ये रजिस्ट्री संपन्न होगी। तो इससे थोड़ा पारदर्शिता बढ़ी है। लेकिन मैं सरकार से एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई अधिकारी इतनी बड़ी वो लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मुझसे लगता है कि मुझसे भी कई ज़्यादा वहाँ पे पढ़े लिखे बैठे होंगे। आप ये बताइए, मैंने अपना नंबर डाल दिया ए की जगह बी की जगह और मैंने मेरे पे ओटीपी आके मैंने करवा ली रजिस्ट्री, तो दिक्कत होगी ना। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जो भी क्रेता विक्रेता हैं, अगर 2 हैं तो 2 नंबर लेके जाएं, फोन नंबर होना चाहिए। 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 का अलग अलग नंबर होना चाहिए। उन सभी का ओटीपी आएगा और वो ओटीपी जब पड़ेगा तभी रजिस्ट्री ऑनलाइन होगी, तभी आपकी रजिस्ट्री ऑफिस में जाके संपन्न होगी। और जो क्रेता है उसका पास भी और नोटिफिकेशन आएगा, ओटीपी आएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा ये हो गया, मान लीजिए इसके नंबर पे ओटीपी आएगा तो विक्रेता बताएगा तभी होगी, थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन मान लीजिए नंबर ही मान लीजिए ए ने जो है ना लगा के, सी ने अपने किसी यार दोस्त का लगा दिया, तब तो फिर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये है। अब सबसे बड़ी चीज के बारे में बात करेंगे कि भाई पैसा लेन देन कैसे करें। अब आप कहोगे कह रहे मुझे सब पता, नहीं पता आपको। अब मैं आपको बनाऊंगा एकदम एक नंबर की कानून की बात। कोई भी एडवोकेट आपको नहीं बताएगा क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है, ठीक है। और बाद में पता चलता है सर ये गलती हो गई, फिर दिक्कत होती है। चलिए मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या नॉर्मल व्यक्ति भी हैं तो आप चाहे ई बुक ले सकते हैं मुझसे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। अब इस ई बुक में मिलेगा क्या, इस ई बुक में सभी रजिस्ट्री संबंधी A to Z जानकारी, अपवाद मिलेंगे जो आपको कोई सीनियर नहीं बताने वाला। जैसे मापन इकाइयाँ कैसे निकालें, वर्ग फीट, वर्ग गज, ठीक है ना, और हेक्टेयर वगैरह, सेल डीड, गिफ्ट डीड, वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा, ठीक है ना, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, गोदनामा एग्रीमेंट, ठीक है ना। अब इसके बाद सेल डीड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी, सेल डीड, खेत मकान का मालियत निकालना, महिला के नाम स्टाम्प, अपवाद, ठीक है, कोर्ट फीस पर अपवाद,
2 रास्तों पर निकालने का अपवाद, ठीक है ना। अब यहाँ पे सभी के फॉर्मेट मिलेंगे, दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज वगैरह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लेना क्या क्या हमें मिल रहा है, और अगर आप लेना चाहो तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना, फीस पे करके आप ले सकते ई बुक, ठीक है। अब साथियों कहाँ थे हम, कि पैसा लेन देन संबंधी नए नियम क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा पुराना नियम है, मतलब 1 साल या 6 महीना कह सकते हैं अभी से, 2025 8 2025 को बना रहा हूँ तब से, ठीक है। और आगे भी ये नियम चलेगा, आगे देख रहे हैं फिर भी ये जरूरी है भाई। नियम ये है कि 20,000 से अधिक का लेन देन मत करें आप। यहाँ पे क्या लिखा है, 20,000 से अधिक लेन देन नगद राशि वाले जो है लेख पत्रों का पंजीकरण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा। अब आप कहोगे भाई क्यों आप बेवकूफ़ बताते हो, हमारे वकील साहब ने तो ऐसे ही कर दिया। तो आपके वकील साहब ने कर तो दिया, लेकिन आपकी रजिस्ट्री कैंसिल भी हो जाएगी, दाखिल खारिज पर भी ऑब्जेक्शन लग जाएगा। उदाहरण चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने मुझसे ज़मीन खरीद रहे हो, मुझे आपने नगद पैसा दिया, ठीक है। अब आप गए वकील के साहब के पास, बताया नगद दिया, आपने कहा आप जब तो दे चुके, अब कैसा होगा। तो वकील साहब ने कहा आप चेक दिखा दो। अब चेक दिखा दिया कि मैंने जो है 3 लाख रुपए में खाता संख्या इससे चेक संख्या 580550 से 1 लाख रुपए, इससे जो है 1,60,000 रुपए दे दिए, ठीक है। अब आपने रजिस्ट्री संपन्न करा ली। अब हम चले गए दाखिल खारिज पे ऑब्जेक्शन लगा दिए। मान लीजिए मैं बेईमान टाइप का आदमी, दाखिल खारिज का ऑब्जेक्शन लगा दिया कि महोदय फलानी दिनांक को जो रजिस्ट्री हुई थी, जो 2 चेक खुले गए, इनमें कोई लेन देन नहीं किया गया। अब होगा क्या, इसकी जांच होगी। जब जांच होगी तो पता चला जाएगा वास्तव में इन चेकों से पैसा मिला नहीं है। जब चेक से पैसा नहीं मिला है तो तहसीलदार जो है वो दाखिल खारिज रोक देंगे आपको। फिर मैं जाऊंगा रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए, जांच होगी, पता चलेगा ये चेक फर्जी है, तो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के चांस बढ़ गए। लेकिन एडवोकेट साहब ने क्या किया था आपके एडवोकेट साहब ने क्या किया था, करवा दी थी रजिस्ट्री। आप तो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन बाद में आपको पता चला कहीं 2-3 साल बाद, भाई देखिए इसके तो पुत्र ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो रजिस्ट्री कैंसिल होने के 90% चांस है, 99 भी हो सकता है भाई। दूसरी बात देखिए, जो आप रिकॉर्ड में पैसा दे रहे हैं उसका वो होता है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि प्रतिफल पर भी नियम आप सोच समझ के दें कि भाई कितना प्रतिफल है, कितना एरिया आप दे रहे हो, ठीक है, कितना क्या कर रहे हो, वो भी आपको सोच समझ कर देना चाहिए। सरकारी कीमत क्या है, मालियत क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर आप किसी भी मैटर से संबंधित विशेषज्ञ द्वारा कोई भी राय लेना चाह रहे हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।